वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम मेंस की टेस्ट श्रृंखला चालू करे हैं, ठीक है। मेंस की इस टेस्ट श्रृंखला में हमने कल मध्य प्रदेश के भूगोल के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। उन्हीं प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली ये टेस्ट श्रृंखला में हम संपूर्ण मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, जिसमें हम प्राचीनतम मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें प्राचीन राजवंशों के साथ जो मध्य प्रदेश का वर्तमान आप नया सिलेबस देखे होंगे जो 28 अप्रैल को प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें पूर्णतः राष्ट्रवादी इतिहास पर केंद्रित मध्य प्रदेश का सिलेबस बनाया गया है, जिसमें उन राजवंशों का भी समावेश किया गया है जैसे गर्दभिल्ल राजवंश, नाग राजवंश, नागवंश, उच्च कल्पवंश। ऐसे प्रश्न भी आने की पूर्णतः संभावना है। तो हम ऑब्जेक्टिव के इस श्रृंखला में हम उन राजवंशों को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह टेस्ट श्रृंखला लगभग 40 से 50 दिनों तक चलेगी, जिसमें हम मध्य प्रदेश के 2000 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट हमें कई गलतियों को सिखाती है। हम टेस्ट में गलतियां करते हैं जिससे हम जाके एग्जाम में उसको बेहतर तरीके से सुधार कर उसका अच्छे तरीके से हम अपना एग्जाम दे सकते हैं। एमपीपीएससी का जैसा आपने देखा ही है कि हमारा प्रीलिम्स जो है वर्तमान में 80+ कट ऑफ जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट लगा कर जाए। हमारी टेस्ट श्रृंखला में 60+ टेस्ट है। इस टेस्ट को लगाने से आपको अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व होंगे। जो हो सकता है कई बार हमें पढ़ते समय किसी कुछ तथ्यों को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो उन तथ्यों को भी हम पढ़ना चालू करेंगे। चलिए आज का हम टेस्ट शेड्यूल चालू करते हैं, है ना। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने 2 टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया है। पहला टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की मिट्टियां और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जलवायु के भी लिए हैं, ठीक है। कल हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप में मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड के संबंध में कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं बोर्ड में, हमारा पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप जल्दी से जल्दी अपने इसका आंसर देना स्टार्ट करिए। क्लास ज्वाइन कर लीजिए सभी के सभी, है ना। सुनैना, गुड आफ्टरनून सुनैना, ठीक है। गुड। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है। तो चलिए, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कल हमने पढ़ा था अपनी टेस्ट श्रृंखला में कि मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन, ठीक है। जैसे ये है हमारा मध्य प्रदेश, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा श्रेणी है वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। 3 भागों में कौन कौन सी है सतपुड़ा श्रेणी की। पहला पार्ट है इसका ये दक्षिणतम, दक्षिण पश्चिम में है राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी से स्टार्ट होती है ये महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसे कहा जाता है मैकल श्रेणी। क्लियर। तो मैकल श्रेणी के ही आप जानते हो कि इसका मध्य भाग जो सतपुड़ा है, मध्य सतपुड़ा, यह मध्य प्रदेश का सबसे उथला हुआ भाग है। इसमें है होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद में श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, ये श्रेणी है, इसे हम कहते हैं महादेव श्रेणी। कौन सी श्रेणी, महादेव श्रेणी। और इस श्रेणी पर ही कौन सा स्थित है आपका पचमढ़ी हिल स्टेशन। पचमढ़ी आप जानते ही हो होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्लियर है। तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, महादेव श्रेणी। क्लियर, पहला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह जिला जो परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि परित्यक्त शहर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन है, मुरैना, मांडू, धार और रीवा। देखिए इसका आंसर आप करिए का प्रयास करिए। परित्यक्त शहर, अंकी बी सुनैना ने बी लगाया, लोकेश ने बी लगाया, वेरी गुड। देखिए बी होगा नहीं इसका एक्चुअल उत्तर। ये प्रश्न व्यापम 2017 के सब इंस्पेक्टर में ये प्रश्न आया था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है परित्यक्त शहर हम किसे कहते हैं। प्रश्न होता है परित्यक्त शहर। देखिए किसी भी शहर को परित्यक्त शहर कब घोषित किया जाता है, जब उसके अंतर्गत 3 मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है, वह शहर ऐतिहासिक काल में धरोहर के रूप में विकसित, ठीक है।
दूसरे नंबर पे होता है वर्तमान में सामाजिक परिवेश से मुक्त या वर्तमान सामाजिक परिवेश से दूर, वर्तमान सामाजिक परिवेश से दूर, परिवेश से दूर, ठीक है। और तीसरे इसका विशेषता क्या होती है, किसी भी शहर को परित्यक्त शहर क्या कहा जाता है, विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। तो ये तीनों आधार होते हैं किसी भी शहर को परित्यक्त शहर के रूप में परिभाषित करने के लिए। भारत का पहला परित्यक्त शहर माना जाता है फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है। आपने बीजापुर का नाम सुना होगा, परित्यक्त शहर। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा है, मांडू एक परित्यक्त शहर है। क्लियर है, मांडू परित्यक्त शहर है। और परित्यक्त शहर क्यों कहते हैं कि मांडू एक ऐतिहासिक राजा भोज की नगरी थी, है ना। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में हम जब आते हैं तो मध्य प्रदेश के खिलजी और मध्य प्रदेश का गौरी राजवंश, जिनकी राजधानी मांडू हुआ करता था। प्रसिद्ध यहाँ के महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, कई सारे यहाँ पे प्रसिद्ध महल है। इस कारण मांडू को परित्यक्त शहर की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। चोलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है। इसका उत्तर है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चोलगिरी की पहाड़ियां, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए मैंने कल सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आपको एक और बात बताई थी, जो हमारा मध्य प्रदेश का एक्सक्यूज ओके। चलिए सबने इसका उत्तर दिया। लोकेश ने डी उत्तर दिया, अंकी ने, संदीप गुड आफ्टरनून, संदीपा गुड आफ्टरनून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, वेरी गुड। लोकेश ने सही आंसर दिया, अंकी ने भी इसका सही आंसर दिया। अब देखते हैं इसको, चोलगिरी की पहाड़ियां क्या है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा 2021 के पीएससी में आया था, बीजागढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। चोलगिरी की पहाड़ियां क्या है, तो चोलगिरी की पहाड़ियां ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। देखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत बेसिक सा छोटा सा मैप बना देते हैं अपन, देखिए, है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी का अगर आप डिटेल से देखोगे तो इस श्रेणी को कहा जाता है राजपीपला, है ना। अब राजपीपला श्रेणी की बात करें तो राजपीपला श्रेणी की विशेषताओं में है आपका इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला, बुरहानपुर जिला, खंडवा जिला, खरगोन जिला, 4 जिलों तक प्रवेश है इसका, है ना। तो बड़वानी, ठीक है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खरगोन और बुरहानपुर, ये 4 जिलों तक इसका विस्तार है। अब आगे की बात देखें तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कई सारी पहाड़ियां स्थित है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स, बीजागढ़ हिल्स और इसी में ही राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, चूलगिरी स्थित है। प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का यह दक्षिणतम हिस्सा और यह है पश्चिम हिस्सा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। यह पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। अब मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न को मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत होगी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से इसका। अंकी डी बिल्कुल सही है, लोकेश डी बिल्कुल सही है आंसर बच्चों, है ना। शिवानी डी, संदीपा डी बिल्कुल सही है। चलिए सही है आंसर। हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, इसका नाम क्या है, हमारा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, इसका नाम है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जो स्थित है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद, है ना।
स्थित है। इसमें कौन कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? तो इसके निकट से निकलती है तवा नदी, है ना। दर्शनीय स्थल में धूपगढ़ है, यहाँ पे धूपगढ़, ठीक है। एक और है, कौन सा? चौरागढ़, है ना, इत्यादि यहाँ के दर्शनीय स्थल है। तो ये किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, यह स्थित है होशंगाबाद जिले में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए बच्चों। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी मैहर, ऑप्शन डी चित्रकूट। त्रिकुट पहाड़ी कहां पर स्थित है? चित्रकूट ना, प्रिया ने आंसर दिया है चित्रकूट। और कोई? लोकेश बी चित्रकूट, अंकी ने दिया डी, संदीपा ने दिया सी मैहर। देखिए त्रिकुट पर्वत के बारे में अगर जानते हैं हम, देखिए त्रिकुट पर्वत क्या है? त्रिकुट पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक उपभाग है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में जो है वह 3 भागों में अवस्थित है। एक को कहा जाता है लोअर विंध्याचल, एक को कहा जाता है अपर विंध्यन, और एक को कहा जाता है भांडेर। यह वाला हिस्सा झाबुआ अलीराजपुर से चालू होकर ये आपके विदिशा तक जाता है, इसको कहा जाता है लोअर विंध्यन। लोअर विंध्यन में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे मऊ के निकट आप जानते हो यहाँ पे स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला? यहाँ पे स्थित है जाना पांव। क्लियर? फिर इसके बाद यहीं पे स्थित है सिगार चोटी। पूर्व में स्थित है, यहाँ पे है, इसको कहा जाता है झाबुआ हिल्स। झाबुआ हिल्स, क्लियर? या इसको झाबुआ की पहाड़ियां कहते हैं। और जब हम मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में जाते हैं तो यह हिस्सा जो होता है इसे अपर विंध्यन क्रम की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। अपर विंध्यन क्रम में अगर देखो तो कई सारी यहां भी आपको पर्वत चोटियां मिल जाती हैं, जिसमें मैहर में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, इसको ही कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत जो है मैहर में स्थित एक हिल स्टेशन है, और जहां पे हिल शारदा माता, आपने पढ़ा होगा शारदा ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो इसका आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैहर स्थित है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल शारदा माता का मंदिर है। मैहर को अपन जानते ही है, मध्य प्रदेश का एक नवीन जिला के रूप में बनाया गया, पहले यह सतना जिले का एक भाग था। क्लियर? तो इसका आंसर होगा मैहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय समय पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है और मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा है तो दोनों को मैच करके इसका आंसर दीजिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, या झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। इसका आंसर सभी कोई को सही बताना है। देखो यार, मतलब सबको ना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं टेस्ट सीरीज में, और आप मेरी टेस्ट सीरीज देख ही रहे हो, नहीं निकला। कल मैंने टेलीग्राम पर भी क्विज चलाया, 50% लोगों के गलत आंसर्स थे। डेली टेस्ट डिस्कशन जो है ज्वाइन करो, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठ के आते हैं। जो मेरे साथ 2023 में कनेक्ट थे ना, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने सारे प्रश्न हमारे डायरेक्ट आए थे। मैं आपको ऑन लाइव क्लास आपको दावा कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन, 35 भी नहीं यार, एंड में 40 हो गए थे, करंट अफेयर्स भी मैंने काउंट किया, 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आए थे मेरे 2023 पे, क्विज से भी आए थे। और मैंने जो, आप अभी जाके देख लो यूट्यूब पर, जो प्रीलिम्स था ना उससे 2 दिन पहले 1-2.5 घंटे का मैंने लाइव सेशन लिया था, उससे सीधे सीधे 8 क्वेश्चंस थे। तो मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ कोई प्रचार करने आया हूँ। आप बैच ले चुके हो तभी आप एंट्री हो रहे हो प्रीलिम्स बैच में, तो अब आप ज्वाइन करोगे, नहीं ज्वाइन करोगे, मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये मेरा आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेशन चला रहे हैं। सर बहुत ज्यादा नॉलेज है, सर ने 2 से 3 तो इंटरव्यू दे रखे हैं मतलब MPPSC के, तो बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको। अब आप उनसे कितना ले सकते हो, आप सर को कितना लूट सकते हो, लूट लो, मैंने आपके सामने छोड़ दिया सर को।
आप प्रश्न पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो, जितनी भी चीजें आप जान सकते हो ना सर से पूछो, अदर चीजें भी पूछो, अदर फैक्ट भी पूछो, बहुत सारी चीजें पूछो यार। मैं तो ये बोलूंगा जितना पूछ सकते हो, जो डाउट है ना सर आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे, हर चीज पूछ लो, है ना। मैं इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ सर को, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। मैं सर के सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सर तो बाहर चले गए हैं, लेकिन आपसे सच में बोल रहा हूँ, मैं लूट सकते हो उतना लूट लो। और हर कोई ना अपना एक पहले प्रश्न पढ़ो, सर आपको 5 से 7 मिनट दिया करेंगे और आप 5 से 7 मिनट में अपना उत्तर लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो आप ये सर कंटिन्यू करेंगे सर, थैंक यू। बच्चों सर की बातों पे खास तौर पर ध्यान दीजिए। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखिए मैंने 2012 में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और वर्तमान 2024 है ना, इस बीच में 12 प्री एग्जाम हुए हैं, 12 में से 11 मेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। एक मेंस मैंने नहीं लिखा, वो इसी वर्ष का है 2022 का, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उपस्थित हूँ पढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, तो पूरे अनुभव से बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैं जो सेलेक्ट करके लाया हूँ वो 4 आधारों पर है। पहला आधार तो इसका यही है कि हमारे 2012 से या 2007 से बेसिकली देख लो 2023 तक एमपीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं सारे के सारे प्रश्न आपके आएंगे, तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यापम के कई बार प्रश्न एमपीपीएससी उठा लेता है, तो व्यापम में जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गए, पटवारी के एग्जाम हो गए और कुछ अन्य ईटीसी एग्जाम जो व्यापम परीक्षाएं लेती है, तो व्यापम में मध्य प्रदेश की जो प्रश्न है दूसरा आधार वे है। तीसरे नंबर पे मैंने प्रश्न कुछ पर्टिकुलर किताबों से उठाए हैं जो एमपी के लिए चलती हैं किताबें, ठीक है। और चौथा लास्ट का पोर्शन जो है वो करंट अफेयर है, जो मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा, जिसमें मध्य प्रदेश के करंट के जितने संभावित प्रश्न हैं सभी संभावित प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। क्लियर है? तो बस आप लोग जुड़े रहिए और आप सॉल्व करते चलिए। आप देखेंगे मध्य प्रदेश अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है या बहुत सीमित पढ़ा है, तो आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे अब हमें इस प्रश्न की बात करते हैं। सभी ने आंसर दिया? गुड आफ्टरनून प्रियंका, ठीक है। सुनैना, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपने दिया, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब मध्य प्रदेश में सीधी और ये प्रश्न एमपीपीएससी 2008 का है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सीधी और झाबुआ की स्थिति आप जानते ही हो। सीधी कहां है? मध्य प्रदेश, ये है जैसे हमारा मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश में ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीधी, मध्य प्रदेश में वर्तमान में वैसे सिंगरौली है सबसे मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, लेकिन सीधी भी मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में पड़ता है। क्लियर? ये है मध्य प्रदेश में इसकी किसकी स्थिति? यहां पे स्थित है आपका सीधी। क्लियर? अब मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में यहाँ पे 2 जिले पड़ते हैं, इसका नाम है झाबुआ और अलीराजपुर। हम मान लेते हैं यहाँ पे झाबुआ है। क्लियर? इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हम देशांतरीय विस्तार जानते हैं। मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? यहाँ पे है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जब पश्चिमी भाग में आते हैं तो यहाँ का देशांतरीय विस्तार कितना है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशांतरों के बीच कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 6 से 8 डिग्री का दोनों देशांतरों के बीच अंतर है। और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, अतः पहले सूर्योदय कहां होगा? पहले सूर्योदय होगा पूर्व में सीधी में, और बाद में सूर्योदय होगा झाबुआ में। और दोनों के बीच 6 डिग्री का अंतर है लगभग, तो 6 से 7 डिग्री के बीच कितने समय का अंतर आएगा? आधे घंटे का अंतर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। जिन्हें जिन्हें आंसर लगाया इसका वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब मिट्टी वाले पोर्शन में अपन एंटर कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उसे 5 भागों में बांटा गया है ना। आप इसका आंसर साथ ही साथ देते चलिए। गहरी काली होगी, लाल या पीली होगी, जलोढ़ होगी, मिश्रित काला या लाल मध्यम होगी, ठीक है। चलिए सभी आंसर दीजिए इसका। प्रियंका ने आंसर दिया इसका बी, लोकेश ने दिया बी, लाल पीली मध्यम, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अंकी ने बी आंसर दिया, धीरज ने बी आंसर दिया, शिवानी ने भी बी आंसर दिया, वेरी गुड। संदीप ने भी बी आंसर दिया। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को पता ही है हमारे मध्य प्रदेश ना 5 प्रकार की मिट्टियां मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं? देखिए मध्य प्रदेश में मिट्टियां,
है ना। पहली मिट्टी है मध्य प्रदेश की कौन सी? काली मृदा। दूसरी है लाल और पीली मृदा। तीसरी मृदा है, इसको कहा जाता है आपकी जलोढ़, इसमें कछारी मिक्स होती है, जलोढ़। ठीक है। चौथी मृदा है आपकी लैटराइट, लैटराइट। और पांचवी मृदा है, इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा, मिश्रित मृदा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की बात करें हम, है ना, तो हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, ये कौन सा क्षेत्र है? रीवा पन्ना का पठारीय क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार है? तो हालांकि इसमें मिश्रित मृदा होगी, लेकिन मिश्रित चूंकि नहीं है तो लाल पीली मिश्रित मृदा के माध्यम से ये जाने जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, लाल पीली और मिश्रित मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि किस जलवायु क्षेत्र में कवर करता है? सिंपल सा क्वेश्चन, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। बताइए इसका आंसर। साथ ही साथ ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? लोकेश सी, धीरज श्री, प्रिया सी, शिवानी, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताइए आप लोग साथ ही साथ, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और कितने फसल क्षेत्र हैं? धीरज 11, सुनैना 11, वेरी गुड। देखिए हमारा मध्य प्रदेश कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग बालाघाट जो होता है विशुद्ध रूप से बालाघाट लाल पीली मिट्टी वाला चावल क्षेत्र है, जहां पे सिर्फ रबी ही नहीं खरीफ और जायद की फसलों में भी चावल का खेती की जाती है। क्लियर? तो सिर्फ रबी ही नहीं खरीफ और जायद की फसलों में भी चावल होता है, जायद, तीनों ही फसलों में, है ना। और ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र है? ये पूरा क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी। क्लियर? यहां पे वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर होती है, और ये जो सारी परिस्थितियां हैं बालाघाट को पूर्णतः चावल के लिए अनुकूलित बनाती है। अतः छत्तीसगढ़ के मैदान से लगा क्षेत्र जो है बालाघाट चावल के लिए, चावल की खेती के लिए फेमस है। क्लियर? ये तो आपको आंसर है। अच्छा बताइए, हाल ही में बालाघाट के किस चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो बताइए, नहीं मैं ही बता देता हूं, चिन्नौर चावल का। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जबलपुर के लोकप्रिय और प्रमुख रबी की फसल, हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस फसल को स्थान दिया गया है। बताइए, तिल, सरसों, जौ या हरी मटर? आंसर दीजिए इसका। जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी की फसल हरी मटर। अंकी ने दिया आंसर। प्रियंका दुबे हरी मटर, वेरी गुड। प्रिया डी, है ना, अमित डी, सभी ने आंसर दिया। धीरज डी, वेरी गुड। ठीक है, हम जानते ही है इसको क्या एक्सप्लेन करना, बहुत सिंपल सा है। जबलपुर है जो हमारा, वो हरी मटर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मटर उत्पादन या मटर की मंडी जबलपुर कहा जाता है, और उसको हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? मिट्टियां आप पढ़ चुके हो। मध्य प्रदेश की मिट्टियां 5 प्रकार की हैं। किस क्षेत्र में? मालवा के पठार में, सतपुड़ा घाटी में, बघेलखंड में या सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र में? आंसर दीजिए इसका, ए बी सी या डी। सी, शिवानी ने सी, धीरज ने सी, स्वाति सी, प्रिया बघेलखंड, वेरी गुड, सही है। चलिए, हम जानते ही हैं ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां हैं, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूं आपको, है ना। हम जानते ही हैं मध्य प्रदेश ये संपूर्ण मध्य प्रदेश है। क्लियर? मध्य प्रदेश का जो ये पूर्वी भाग है, ये पूरा क्षेत्र जो होता है वो लाल पीली मृदा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? लाल और पीली। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के जब पश्चिम में चले जाओ तो ये पूरा क्षेत्र जो है यहां से लेकर यहां तक,
ये वाला जो क्षेत्र है इसे काली मृदा क्षेत्र कहते हैं। काली मृदा भी मध्य प्रदेश में, अब देखिएगा आगे प्रश्न भी हो सकता है मिलेंगे आपको। काली मृदा भी 3 पार्ट में बांटी जाती है मध्य प्रदेश की, गहरी काली, मध्यम काली, हल्की काली, है ना। गहरी काली, इसका रंग काला गहरा नहीं होता, मोटाई के आधार पर। ऐसी मृदा जिनकी मोटाई 0.5 मीटर से कम होती है उसको छिछली काली या हल्की काली कहते हैं। 2 मीटर से 0.5 मीटर से 2 मीटर तक की जो काली मृदा होती है उसको मध्यम काली कहा जाता है, या हल्की मतलब सतही काली कहा जाता है। और गहरी काली मिट्टी जिसकी गहराई 2 मीटर से ज्यादा, 10 मीटर तक लगभग गहरी होती है, वो गहरी जड़ वाली फसलों के लिए होती है, उसको क्या कहा जाता है, गहरी काली मृदा। क्लियर। तो देखिएगा तो नर्मदा घाटी मैं अलग से यहां पे बना देता हूं, ये देखिए मध्य नर्मदा घाटी ये वाला जो क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये निमाड़ का मैदान जो क्षेत्र है, ये जो बस है ये किस के लिए है, इसे कहा जाता है गहरी काली, गहरी काली। क्लियर। शेष मालवा का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम यहां पर बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका मध्यम काली, मध्यम काली। ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है हल्की काली, हल्की, या इसके लिए शब्द छिछली काली शब्द का प्रयोग किया जाता है, छिछली काली। क्लियर है। तो अब है ना, शेष अब आते हैं तो चंबल वाला क्षेत्र, जो चंबल क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ये जलोढ़ मृदा के लिए फेमस है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पे पाई जाने वाली मिट्टी है, इसे लैटराइट मिट्टी कहा जाता है, लैटराइट। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और शेष भाग है जो मिश्रित मृदा है। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है क्या इसमें कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, तो काली मिट्टी मालवा के पठार में बिल्कुल पाई जाती है ना। फिर उसके बाद नर्मदा घाटी में बिल्कुल पाई जाती है, सतपुड़ा श्रेणी में, बघेल खंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है। चलो इसका आंसर जल्दी से दो। अब आते हैं जलवायु वाले क्षेत्र में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। बहुत सरल सा प्रश्न है। आंसर है पूर्वी। तापांतर समझते हो, स्वाति ने कहा पूर्वी, शिवानी ने भी ए कहा, हिमांशी सक्सेना ए। आंसर दीजिए। देखिए तापांतर क्या होता है, सिंपल सा है। तापांतर तापों के बीच अंतर। वार्षिक तापांतर क्या, अर्थात गर्मी बहुत ज्यादा पड़े और साथ में शीत ऋतु में उतनी ही ज्यादा ठंड पड़े। जब हम जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में ना, एक मिनट, इसमें जब हम जलवायु की बात करें, एक मिनट ये हटेगा कैसे, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, है ना। हाँ, ये प्रश्न आ गया आपका कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है। तापांतर मतलब होता है तापों के बीच अंतर। मध्य प्रदेश में जब आप दक्षिण से, है ना, उत्तर की ओर जाओ, या उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जाते हो, तो ताप में वृद्धि होती जाती है ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में जब जाते हो तो ताप में लगातार कमी आती जाती है। अतः मध्य प्रदेश का जो चंबल उप आद्र प्रदेश है वह सबसे अधिक तापांतर वाला क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में वहां का ताप 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और शीत ऋतु का जो ताप रहता है वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अतः इसका आंसर होगा सी। किसने किसने सी आंसर दिया था, आंसू ने सी आंसर दिया था। अच्छा, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, प्रिया सी
ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर होगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा जल्दी अब करते हैं सॉल्व, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करना है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बढ़ता है, आंसर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, आंसर दीजिए इसका। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में, अभी बताया मैंने आपको, औसत तापमान बढ़ता जाता है, सिंपल है आंसर। हाँ धीरज, सी 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 सी, सबने सही आंसर दिया, स्वाति सही है, लोकेश सही है, संदीपा सही है, ठीक है। सिंपल, अभी आपने चर्चा की कि मध्य प्रदेश में जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, सतपुड़ा मैकल छेड़ी का जो औसत तापमान होता है लगभग वो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य नर्मदा घाटी जब हम आते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अतिरिक्त जब हम बुंदेलखंड आते हैं तो लगभग 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, चंबल उप आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। तो सिंपल है, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किस में बढ़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है, सी होगा। क्लियर, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, अभी आपने आंसर दिया था इसका, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर है 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। सभी जानते ही होंगे इसका आंसर, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। हिमांशी सी, संदीप सी, स्वाति सी सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को पता है मध्य प्रदेश में हमारे कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, सबके नाम याद कर लीजिएगा। जब हम मेंस पढ़ेंगे बच्चों, तो मेंस में इसका विथ मैप डिटेल से आपको सभी कृषि जलवायु क्षेत्र, जिले, उनकी जलवायु, मिट्टी और वहां पे पाए जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में पढ़ना होगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहाँ होती है, ये भी है, सिंपल सा फैक्ट है ना, हम जानते ही है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, जब हम मध्य प्रदेश में, आंसर दीजिए पहले इसका, चलिए, प्रिया ए, स्वाति ए, हिमांशी ए, लोकेश ए, वेरी गुड, सबने आंसर दिया ए, वेरी गुड। पचमढ़ी, हम सभी जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, थोड़ा सा वर्षा की चर्चा कर लें। हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, तो मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्लियर, कैसी वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मध्य प्रदेश में मानसून की दोनों ही धाराओं से वर्षा होती है। पहला, अरब सागर वाली धारा से भी वर्षा होती है, अरब सागरीय धारा, और दूसरा होती है बंगाल की खाड़ी धारा, बंगाल की खाड़ी धारा। क्लियर। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, मध्य प्रदेश में अधिकतम वर्षा, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, वहां औसत वर्षा कितनी होती है साल में, 212 सेंटीमीटर लगभग होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है वो 112.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पचमढ़ी। क्लियर, ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, आगे के क्वेश्चनों में ध्यान आएंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खाली स्थान कहा जाता है, बताइए। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ जो घाटी है और रोलिंग की पहाड़ियां, उसे क्या नाम से जाना जाता है, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर या अंगारा, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने कभी? मध्य प्रदेश के उत्तर में छोटा नागपुर नहीं, बुंदेलखंड, शिवानी ने आंसर दिया बी, छोटा नागपुर। सी, आंसर ए, मालवा। सब इसमें कंफ्यूज है। देखिए, ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ये व्यापा में एक्चुअली एक प्रश्न पूछा गया था,
मध्य प्रदेश में जो उत्तरी भाग है, जहां आपको, जिसे आप सरसों उत्पादन की हांडी कहते हो, यह उत्खात भूमि है। यह संपूर्ण क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, इसको अगर हम देखें, है ना, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। हम पूरे डिटेल से मैप नहीं बना रहे, शॉर्ट में बना देता हूं जल्दी से, है ना। यह वाला जो क्षेत्र है, ये वाला संपूर्ण क्षेत्र है। अगर इसमें ऑप्शन होता मध्य भारत का पठार, तो चूंकि इसका ऑप्शन मध्य भारत का पठार यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अतः इसका आंसर सी होगा, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों में हमें ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है। इस उत्खात भूमि वाले जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में चूंकि बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे भांडेर शामिल होता है ना, इसके अतिरिक्त शिवपुरी का कुछ क्षेत्र शामिल होता है, यह वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश की उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? फिर से वही आता है आंसर, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? 4 ऑप्शन है इसका, अवनालिका अपर्दन का, परत अपर्दन का, अतिचारण का, या वायु अपर्दन का। ए, मोनिका ने ए आंसर दिया, संदीप ने भी ए आंसर, अमित, लोकेश, प्रियंका, वेरी गुड, जानते ही हैं। चलिए, मध्य प्रदेश का उत्खात भूमि क्या होता है? देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में हम जानते ही हैं, ये है मध्य प्रदेश का हमारा उत्तरी भाग, है ना। यहां पे क्या हुआ है, चंबल नदी, है ना, चंबल नदी द्वारा लगातार अवनालिका अपर्दन के कारण गहरे गहरे बीहड़ों का निर्माण कर दिया गया है ना। और यह जो भूमि है अब कृषि के लिए अनुपयोगी हो गई है, अनुपयोगी। तो कृषि के लिए अनुपयोगी इस भूमि को बैड लैंड कहा जाता है। बैड लैंड मतलब खराब, बैड यानी बुरी, तो बैड लैंड की संज्ञा दी जाती है। बैड लैंड मतलब खराब भूमि या उत्खात भूमि, है ना। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा अवनालिका, ऐसे गलियों का निर्माण किया है जिससे गहरी गहरी बीहड़ों का निर्माण हो गया है। तो यह भूमि जो कहलाती है वो उत्खात भूमि के नाम से जाने जाती है, जो किसका परिणाम है? जो परिणाम है आपका अवनालिका अपर्दन का। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु है, अब बताइए कैसी है मध्य प्रदेश की जलवायु? आंसर सिंपल सा है, भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय या मानसूनी। डी मानसूनी। लोकेश सबसे पहले आंसर देता है, वेरी गुड। मोनिका डी, आंसू, हिमांशी, प्रियंका, प्रिया मानसूनी सभी को पता है। चलिए, क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी? हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे जो वर्षा होती है वो कैसे होती है? तो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों ही धाराओं से, यहां से प्रवेश करती है अरब सागर वाली धारा, और इस क्षेत्र से प्रवेश करती है, इसे बंगाल की खाड़ी धारा कहते हैं, बंगाल की खाड़ी धारा। ठीक है, और यहां से प्रवेश करती है कौन सी? अरब सागर वाली धारा, अरब सागरीय धारा। ठीक है, अब देखिएगा मध्य प्रदेश में जो वर्षा होगी, सर्वाधिक वर्षा राजपीपला श्रेणी क्षेत्र में किससे होगी? अरब सागरीय धारा से। मालवा के पठार में सर्वाधिक वर्षा किससे होगी? अरब सागरीय, इस तरफ से चलती है। ठीक है, इसके बीच में यहां पे आता है, बीच वाला क्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, अतः इंदौर में वर्षा होती है, जबकि उज्जैन और शाजापुर होते हैं वो वृष्टि छाया क्षेत्र में। इस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, पर्वत के पीछे वाला क्षेत्र में आता है ना। तो मालवा के पठार और राजपीपला श्रेणी में किससे वर्षा होती है? अरब सागरी धारा से। जब हम बघेलखंड की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, तो बघेलखंड में किससे वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी धारा से। रीवा पन्ना के पठार में अधिकतम वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी धारा से। अतः आप देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ना दोनों ही धाराओं से वर्षा हो रही है, अरब सागर धारा से भी और बंगाल की खाड़ी धारा से भी वर्षा हो रही है। साथ ही साथ मध्य भारत के पठार में भी दोनों ही धाराओं से वर्षा होती है। अच्छा, एक फैक्ट और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल वर्षा का 55% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी धारा से वर्षा होती है, जबकि 45% जो वर्षा होती है वो किससे होती है? अरब सागर वाली धारा से होती है।
क्लियर? तो मध्य प्रदेश में मानसून की किस धारा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये प्रश्न आएगा तो बंगाल की खाड़ी धारा से। अच्छा, जलवायु कैसी है? चूंकि पूरी वर्षा मानसूनी हवा से हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की हमारी जलवायु मानसूनी जलवायु है। जिन्हें जिन्हें आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कुल कितने मौसम हैं? ये तो सिंपल है, बता दो। मध्य प्रदेश में कितने मौसम होते हैं? गाना सुना ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम जल्दी जल्दी बदलते हैं। कितने मौसम हैं? आंसर दो। ABCD 3। हाँ, सिंपल है। मोनिका, स्वाति, संदीपा, अंशु, वेरी गुड। हीरालाल, है ना, सिंपल है। मध्य प्रदेश में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम या ऋतुएं, है ना, ऋतुएं के रूप में लिखा जाता है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से ऋतु है मध्य प्रदेश में? हमारे 3 ऋतु है। एक है ग्रीष्म, एक है शीत और एक है वर्षा। सिंपल। ग्रीष्म ऋतु कब होती है मध्य प्रदेश में? 15 जून से चालू होती है। सॉरी 15 मार्च से चालू होती है ग्रीष्म। 15 मार्च से 15 जून। शीत ऋतु कब होती है ना? पहले वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, और ये 15 सितंबर से 15 नवंबर चालू होती है। एक फैक्ट और आपको बताता हूं, ये 15 फरवरी या 15 मार्च तक चलती है। एक फैक्ट और है, ये देखिए दोनों के बीच आपको समय मिलेगा। जैसे ये सितंबर में खत्म हो गई और ये ऋतु कब चालू हुई? नवंबर में चालू हुई। तो अक्टूबर वाला जो समय होता है, जब मध्य प्रदेश में वर्षा की समाप्ति हो जाती है, सितंबर और अक्टूबर का समय, और शीत ऋतु नहीं आई होती, तो 2 महीना सितंबर और अक्टूबर का जो समय होता है, इसे मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है फैक्ट? तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं? 3। एक और फैक्ट जान लो, ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में युनाला, शीत ऋतु को सियाला और वर्षा ऋतु को चौमासा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। फिर से रिपीट हो गया प्रश्न, अभी आंसर दिया था, इसका जल्दी से आंसर दो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सुनैना, अंकी, हिरल, सी, सभी ने आंसर दिया सी। वेरी गुड, सिंपल सा है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, फिर से बता दिया, है ना। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में तापमान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में होता है? बताओ जल्दी से, ये फैक्ट एमपीपीएससी ने पूछ चुका है। ए शिवपुरी, बी भोपाल, सी इंदौर, डी जबलपुर। संदीप ए, स्वाति ए, प्रियंका, हीरल, अन्नू, शिवपुरी। वेरी गुड, है ना। चलिए, ये भी हम जानते हैं, फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में ना शिवपुरी जिले में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, औसत, है ना। सबसे ठंडा स्थल की बात की जाए तो पचमढ़ी है, लेकिन किस ऋतु में औसत न्यूनतम तापमान जिले का रिकॉर्ड किया जाता है जब, तो जिले में आता है आंसर इसका शिवपुरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए इसका। ए मावट, बी लू, सी प्री मानसून, डी यूनाला। लोकेश, समेत, सबने आंसर दिया। हिमांशी, हिरल, प्रियंका, वेरी गुड, सबका आंसर सही है ना। मध्य प्रदेश में क्या होता है, जून जो जनवरी वाला समय होता है, अभी देखा होगा आपने पिछले महीने, जो जनवरी वाला जो समय होता है ना, उसमें मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है।
अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, तो अब जब यहां से देखोगे तो ये वाला मानसून होता है ना, ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है, इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। और मध्य प्रदेश में यह पूरा क्षेत्र जो है, आप ध्यान देखेंगे तो रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और पूर्वी सतपुड़ा और मैकल रेडी वाला जो क्षेत्र है, ये लौटते हुए मानसून से प्रभावित होता है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और प्राय यह वर्षा जो होती है ना, रबी की फसलों में कौन कौन सी? गेहूं, चना, है ना, यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे सरसों। इन फसलों के लिए ना ये माना जाता है कि सोना है, ये फसल मतलब सोना बरस रहा है ना, श्रेष्ठ मानी जाती है। इस कारण इस ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से आता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है। एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है। आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सही है? केवल एक फैक्टर सही है, कौन सा है वो? सर्वाधिक तापांतर मई माह में, ये आंसर दे रहे हो आप लोग? हिमांशी, सुनैना, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। कौन सा कथन सही है? एक ही प्रश्न सही है ऑप्शन, बाकी तीन गलत है। प्रियंका बी, लोकेश बी। हाँ, आंसर इसका बी होगा बच्चों। कैसे होगा? मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापांतर होता है ना, तापांतर किस महीने में होता है? देखिए, एक मिनट। हाँ, तापांतर की बात करते हैं हम। तो सर्वाधिक तापांतर मई माह में नहीं होता। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जो होता है ना, वो मार्च के महीने में होता है, ना कि मई महीने में। तीसरे ऑप्शन की बात करें, सी की, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापांतर रहता है वो उत्तर क्षेत्र में रहता है, ना कि दक्षिण क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पे है? 2013 में स्थापित की गई थी, जिसे ऋतु वेधशाला के नाम से भी अब वर्तमान में जानते हैं। ये कहाँ पे है? ये इंदौर में है आपके, ना कि भोपाल में है। इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी सही है इसका, कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है अभी। क्लियर? तो इसका आंसर बी होगा, ना कि ए या सी या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, जानते ही हो आप। सिंपल, ए अमित, वेरी गुड। स्वाति, लोकेश, हिमांशी, सुनैना, संदीपा, आशु, प्रियंका, अंकी, धीरज, सबने आंसर दिया ए, बिल्कुल। देखिए, अब प्रश्न उठेगा कि फायान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? चलो इसका आंसर आप बताओ पहले। फायान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? एक प्रश्न मेरा है मौखिक, आप इसका आंसर दो। प्रश्न ये है, लिख देता हूं मैं बोर्ड में। यान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? भागों में बांटा। हीरल ने इसका आंसर 4 दिया, प्रियंका ने 4। और कोई है आंसर दे रहा है इसका? तुक्का ही मारो, 2 3 4 5। देखिए, मैं बताता हूं इसको।
देखिए, चीनी यात्री आया था फायान, है ना। ये तो आंसर इसका सबको पता है कि मालवा की जलवायु को उसने कहा कि मालवा की जलवायु जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। चीनी यात्री फायान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 नहीं 3 भागों में बांटा था। चीनी यात्री फायान द्वारा मालवा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है? पहला उन्होंने बांटा था, इसे कहा था मालवा की सम जलवायु, सम जलवायु, ठीक है। दूसरा उन्होंने बांटा था उत्तर की विषम जलवायु, विषम जलवायु, इस फैक्ट को याद रखिएगा। और तीसरा सतपुड़ा की पर्वतीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार चीनी यात्री फायान द्वारा मालवा की जलवायु को 3 भागों में, मालवा की सम जलवायु, उत्तर की विषम जलवायु और सतपुड़ा की पर्वतीय जलवायु। और चीनी यात्री फायान ने यही कहा था कि मालवा की जो सम जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ या आदर्श जलवायु है। क्लियर है? रेड कलर का पेन मत यूज करें। ओके, ठीक है, आगे से मैं रेड कलर का पेन नहीं यूज करता, ठीक है। नेक्स्ट, अमरकंटक किस क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आएगा? आप भी बताइए इसका आंसर। अमरकंटक किस क्षेत्र किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हाँ, बिल्कुल सही है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा जाता है है ना, जिसमें अमरकंटक और ये वाला जो क्षेत्र होता है और विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र की जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आता है। इसको डिस्क्राइब करने की तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, सभी जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए सभी। पहला A3, B4, 5, 6। आंसर सभी को पता है ये वाले आंसर। हाँ बिल्कुल, हीरल ने 4 दिया, B4, हिमांशी B, प्रियंका, वेरी गुड। हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर? क्लियर है आंसर? सही है। स्वाति बी, प्रियंका बी, वेरी गुड। चलिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु में यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? तो मध्य प्रदेश की नदियों के नाम, तालाबों के नाम, झरनों के नाम या स्थानीय ऋतुओं के नाम। आंसर दीजिए इसका। डी 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 डी, वेरी गुड। संदीप, अमित, हिमांशी, है ना, स्वाति, हीरल, आजो, सबने डी दिया, बढ़िया, ठीक है। जानते ही हैं हम मध्य प्रदेश में हमारे 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतु? एक ऋतु होती है शीत ऋतु, जिसे मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? सियाला, है ना। दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? यूनाला। और तीसरी होती है वर्षा ऋतु, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चौमासा। क्लियर? सिंपल सा है। तो मध्य प्रदेश में ये क्या है? तो मध्य प्रदेश की स्थानीय ऋतुओं के नाम, ऋतु के स्थानीय नाम। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये आंसर बताइए। ए चक्रवात, बी आंधी, सी लू या डी पाला? सबने आंसर दिया, हिमांशी, आशु, संदीप, प्रियंका, वेरी गुड, सी, है ना। हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में ना स्थानीय स्तर पर जो पवनें चलती हैं उसे लू कहते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो वाष्प क्या होती है, क्या होता है जब ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ता है? देखिए, जब तापमान में ना वृद्धि होने लगती है, तापमान में वृद्धि होती है तो यहाँ की क्या होती है? गर्म हवाएं उत्तर की ऊपर की ओर उठती है, हवाएं गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती हैं। तो इसका स्थान लेने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पवनें जो होती हैं यहाँ से यहाँ की ओर, अगल बगल की पवनें
इसका स्थान लेने के लिए आती हैं और क्षेत्रीय स्तर पर गर्म हवाओं के थपेड़े लगते हैं। इसका तापमान लगभग 40 से डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ये पवनें होती हैं और इसे ही कहा जाता है लू। हमारे घर में, गांव में आप जानते होंगे, बाहर गर्मी में कहते ना निकलो, है ना, कहते प्याज लेकर निकलो नहीं तो लू लग जाएगी। तो लू ये गर्म हवाएं होती है जो शरीर को बहुत हानिकारक होती है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ये भी आंसर आप बता सकते हो। ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पश्चिमी भाग या डी पूर्वी भाग। आंसर बताइए। पूर्वी भाग। नहीं, वैसे आंसर सही है आपका। मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट अगर पूछा जाए लोकेशन, देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से और दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों धाराओं से वर्षा होती है। एक धारा यहां से प्रवेश करती है अरब सागर से और एक धारा प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो जब सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी वाली धारा से होती है। बंगाल की खाड़ी वाली धारा से मध्य प्रदेश में ये मैकल और बघेलखंड का पठारी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा से प्रभावित होता है, जहां पर लगभग 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का इसका आंसर होगा पूर्वी, और एग्जैक्ट लोकेशन जब पूछी जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर? औसत वर्षा कितनी होती है? तो एग्जैक्ट अगर सबकी बात करें हम, देखो ये भी अगर आज जाना हो, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, पश्चिमी भाग में कितनी वर्षा होती है? मालवा के क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर। दक्षिणी भाग में होती है 125, राजपीपला श्रेणी और महादेव श्रेणी वाले क्षेत्र, और पूर्वी भाग में वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, है ना। कुछ पुस्तकों में आपको ये मिलेगा कि चूंकि पश्चिमी दक्षिणी भाग का हिस्सा है तो दक्षिणी भाग में वर्षा होती है, जबकि इसका आंसर पूर्वी भाग होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? आंसर बताइए, ये भी बताइए कब करवाया था। डी। ठीक है, डी। कब करवाया था ये भी बताओ। हीरल, हिमांशी, प्रियंका सबने बताया डी। कब करवाया था? प्रिया डी, संदीप डी, प्रियंका डी। कब करवाया था? देखिए मैं बता देता हूं। एक राजा थे सवाई राजा जयसिंह, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, है ना। दिल्ली में मुगलों का शासन था। मुगलों में एक शासक था जिसे कहा जाता था मोहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जिसको फेमस, है ना। मोहम्मद शाह के ही जो सेनापति राज्यपाल थे मालवा के, उस समय मालवा के राज्यपाल मोहम्मद शाह के समय राज्यपाल हुआ करते थे, इनका नाम था सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह, है ना। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जयसिंह, इनके द्वारा उज्जैन में वेदशाला, इनको वेदशाला में काफी रुचि थी, तो ऋतुओं के अध्ययन में, है ना, तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पे, तो जो उज्जैन में जंतर मंतर है उसका निर्माण किया गया था 1719 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उज्जैन की जो जंतर मंतर कब बनी थी? 1719 में। ठीक है, हिस्ट्री वीक है, पढ़ लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। अपन 1725 नहीं होगा इसका, 1719 एग्जैक्ट आंसर होगा ना। अगर आपको 1725 कहीं फैक्ट लिख रखा है तो उसको सुधारिएगा, 1719 है। 1725 में जयपुर वाली जंतर मंतर बनी थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला, अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। आंसर बताओ, एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ है? ए इंदौर, बिल्कुल। कब स्थापना की गई इसकी? कब की गई स्थापना ये भी बताओ।
ए सही है, सबका सही है। इसकी स्थापना 2013 में की गई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हाँ प्रियंका, संदीप, बिल्कुल 2013। अब अगला क्वेश्चन बताइए, ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? आंसर ए ग्रिड क्षेत्र, बी निमाड़ क्षेत्र, सी मालवा या डी छत्तीसगढ़। संदीप, सुनैना, हीरल सबने आंसर दिया है, बढ़िया है। ठीक है, हम जानते ही हैं मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे मध्य प्रदेश को, है ना। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में आप ध्यान देंगे तो ये पूर्व उत्तरी वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को चंबल उप आंध्र प्रदेश उत्खाद भूमि या इसको ग्रिड क्षेत्र कहते हैं। हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ग्रिड क्षेत्र। ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर आता है। क्लियर? विशेषता क्या है यहाँ पे? यह उत्खात भूमि, उत्खात या बेडलैंड, बेडलैंड कहते हैं इसको, पूरी भूमि। क्यों बेडलैंड कहते हैं? क्योंकि यहाँ चंबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, और जलोढ़ मृदा के साथ ही सरसों उत्पादन की हांडी कहलाता है ना। तो और यह पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्षेत्र को हम ग्रिड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, ग्वालियर शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इस बार कोई गलत उत्तर नहीं देगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन से उत्तर दीजिए, 1, 3, 2, 3 सभी, या इनमें से कोई नहीं। सी, अमित ने आंसर दिया सी। प्रियंका बी, 2 और 3। सी, स्वाति सी, प्रिया सी, अंकी सी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, सिंपल सा उत्तर है। देखिए हमने तीनों फैक्ट तो पढ़ चुके हैं पहले। पहला फैक्ट हमने क्या पढ़ा था? सिंपल, देखिए, है ना। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा, अभी हमने वर्षा की पूरी डिटेल से पढ़ा, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और मानसून की दोनों धाराओं से। इधर से आ रही है पश्चिम भाग से आपकी अरब सागरी धारा, पूर्वी भाग से आ रही है बंगाल की खाड़ी वाली धारा, तो दोनों ही धाराओं से वर्षा हो रही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल सही है। ऋतु वेधशाला अभी अपन ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, इंदौर में है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। सभी विकल्प सही है। बी आंसर किसने दिया? गलत है। ये आंसर सरल है और आपको बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। दूसरा, बघेलखंड के पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, अभी मैंने औसत वर्षा बताई है आपको। तीसरा ऑप्शन, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और सही आंसर दीजिएगा। कौन से सही है इन तीनों में? वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश के दक्षिण, आंसर दीजिए। सी, 1, 2 और 3। सी, संदीप, अमित सभी ने आंसर दिया सी। सी, प्रिया सी, वेरी गुड। चलिए सही है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाने में घटता जाता है, बिल्कुल अभी भी पढ़ा है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। जो आपका मैकल्स रेडी है वहां पे 150 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर में जाओगे तो बघेलखंड के पठार में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रीवा पन्ना में 100 सेंटीमीटर, बुंदेलखंड में 75 सेंटीमीटर, मध्य भारत में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाए तो वर्षा की मात्रा सतह ही कम हो रही है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है। चलिए, बघेलखंड के पठार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, अभी चर्चा की अपन ने। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, बिल्कुल चंबल उप आंध्र प्रदेश, मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री, बहुत गर्मी पड़ती है वहां। और शीत ऋतु में जब हम आए ना, तो शीत ऋतु में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिन में 12 बजे तक धूप नहीं निकलती, तो 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, कई बार तो 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है वहां का। तो
सर्वाधिक तापांतर कहाँ? गर्मी में 50, शीत ऋतु में 0 डिग्री, 50 डिग्री का अंतर होता है। तो चंबल उपाध्याय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। तो आंसर क्या होगा? सी, तीनों सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में, अब जल्दी जल्दी हम लगा के खत्म कर रहे हैं इस यूनिट को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से आंसर दीजिए। पहला, मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। कौन सा कथन असत्य है? नर्मदा घाटी है ये, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। बुंदेलखंड के पठार में क्षेत्र में बेतवा नदी का अववाह तंत्र विद्यमान है और बिंद पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है। आंसर दीजिए, कौन सा असत्य है? हाँ, हिमांशी ए, अमित ए, वेरी गुड। ये आंसर सबको दिख रहा है, स्पष्ट है, ए होगा। मध्य भारत का पठार चंबल उपाध्याय प्रदेश, यहाँ की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अतः यह क्षेत्र पहला आंसर। बाकी शेष सारे ऑप्शन सही है, इसको डिटेल से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, अब हम इसके जल्दी जल्दी आपको। वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है, वर्षा मतलब चेंजेस, है ना। वर्षा का कम से अधिक होना, पहाड़ियों का मैदान, तो सिंपल सा है, वर्षा का परिवर्तन, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन ही वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम इसको खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून में कौन सी फसल लाभदायक होती है? शीतकाल में कौन सी फसल होती है? तो तीनों ही होती हैं। ठंडी के समय में आपकी गेहूं भी होता है, ठंडी के समय चना भी होता है, ठंडी के समय सरसों। तो इसका आंसर टी होगा, ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून में कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी? ग्रीष्मकालीन में चावल भी होती है, सोयाबीन भी होती है। तो भाई वर्षा ऋतु आएगी तो दोनों फसलों के लिए फायदेमंद होगी, मालवा में सोयाबीन के लिए, पूर्व में बघेलखंड में चावल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट, है ना, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। मृदा अपर्दन के लिए अन्य किस नाम से जानता है? मृदा अपर्दन हम सभी ने पढ़ा है कि इससे वेटलैंड का निर्माण होता है, इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, है ना, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया? अभी अपन ने पढ़ा ये प्रश्न, सबसे कम तापमान वाला जिला शिवपुरी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी, ठीक है। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वर्ष 2013 में राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? अभी अपन ने पढ़ा, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नाम से जानते हैं आप? अभी से पढ़ चुके हो, है ना। तो ऋतु वेधशाला की स्थापना अपने कहाँ की गई बच्चों? इंदौर में। तो ये आज का सेशन हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टी के संबंध में बहुत सारे फैक्ट्स जाने, ठीक है। हम जब फुल लेंथ टेस्ट करेंगे तो यहाँ से सिलेक्टेड प्रश्न आपके फिर से रिपीट होंगे और कुछ नए प्रश्न भी देंगे। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मध्य प्रदेश में कृषि पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग कृषि वाली यूनिट पढ़कर कल ठीक 2:15 बजे उपस्थित हो जाइएगा सभी के सभी। आप सभी से आग्रह है, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए क्योंकि आपको ही एग्जाम निकालना है ना, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि 2:15 बजे सभी एक करेक्ट टाइम पे उपस्थित होइएगा और एग्रीकल्चर वाली यूनिट पढ़कर आइएगा, है ना, जिससे आपको प्रश्न सॉल्व करने में अधिक सुविधा होगी। कल हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाएंगे और कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।